अगर हम अब थर्ड सिनेरियो डिस्कस करते हैं, उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने जो डिविडेंड की अमाउंट है ना, डिविडेंड की बेसिकली अमाउंट है क्या? डिविडेंड की अमाउंट बेसिकली हमने कैलकुलेट की है, पर शेयर डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारी डिविडेंड की अमाउंट निकल आई। डिविडेंड की दो अमाउंट्स हैं बेसिकली, अगर हम डिविडेंड इन्वेस्ट करते हैं तो क्या अमाउंट होगी, और अगर हम डिविडेंड री इन्वेस्ट नहीं करते तो क्या मार्केट में तो क्या अमाउंट होगी। ये दो बेसिकली अमाउंट का डिफरेंस इसलिए है कि अगर हम डिविडेंड डिविडेंड मार्केट में री इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो वो डिविडेंड भी ज़्यादा आएगा। तो हम यहाँ पे वो अमाउंट लेंगे डिविडेंड की जो सिर्फ जिसमें नंबर ऑफ शेयर बोनस इशू की वजह से इंक्रीज होंगे। हम डिविडेंड की अमाउंट मार्केट में सेम शेयर में दोबारा से इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम वो डिविडेंड की अमाउंट क्या कर रहे हैं, वो बैंक में 10% CAGR से इंक्रीज करेंगे। बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% रहा है पिछले 12 सालों में ऑन द एवरेज। तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम 1 मिलियन 2012 में बैंक में इन्वेस्ट करते, तो 2024 में हमारी 10%, अगर हम इंटरेस्ट रेट अज्यूम करते हैं कि फिक्स रहा और हमने ये पैसा कंपाउंड किया बैंक में रख के, तो हमारी आज 2024 अज्यूम करते हैं कि आज 2024 में हमारी इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन से बढ़कर 2.6 मिलियन हो जाएगी। और अगर हम इसको टाइम्स में देखें तो ये 1.66 टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब वैसे तो ये 2.6 टाइम्स है, मतलब ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा जो बढ़ेगी वो 1.6 टाइम्स ज़्यादा होगी। ये इसमें हमने 0.85 से मल्टीप्लाई भी किया, फार्मूला बाद में देखते हैं वो इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हम ये अज्यूम करते हैं जो प्रॉफिट पे टैक्स पड़ा ना, तो बैंक साथ साथ एक्सक्लूड करता रहा। सेम यही चीज़, यही फार्मूला हम लगाएंगे डिविडेंड पे। हम कहेंगे कि अगर हमने ये वाला डिविडेंड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन यही डिविडेंड की अमाउंट अगर हम बैंक में रखते जाएं 10% से कंपाउंड करें, तो हमारी डिविडेंड की अमाउंट एंड पे वो कितनी हो जाएगी 2024 पे। ये देखिए हमने हर साल सिंपल क्या किया कि जो डिविडेंड की अमाउंट है उसको इसमें भी हमने मल्टीप्लाई 0.85 इसलिए किया कि हम इसमें एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं टैक्स का इम्पैक्ट। और अगर हमने डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट की उसको भी मल्टीप्लाई 0.85 से इसलिए किया है कि डिविडेंड में टैक्स की परसेंटेज 15% है, तो उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो दो दफ़ा यहाँ पे टैक्स एक्सक्लूड हुआ, एक डिविडेंड पे जो टैक्स लगा, दूसरा जो प्रॉफिट पे लगा जो बैंक से हमें मिला। तो हमारी अमाउंट, अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को ही कंपेयर कर लें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम मार्केट को टोटली इग्नोर कर दें और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़ीरो भी हो जाए, तो भी हमने मार्केट में अमाउंट डाल के 6.44 टाइम्स बैंक में बना लिए। और डायरेक्ट बैंक में अमाउंट कंपाउंड करने से हम जस्ट 1.66 टाइम्स बनाया, तो तकरीबन 5 टाइम्स का डिफरेंस है। तो ये सबसे हैरानकुन बात है कि आप मार्केट की प्राइस की वजह से, जो हमारी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई उसको इग्नोर भी कर दें तो भी हमारा एस्टोनिशिंग रिटर्न है एज कम्पेयर टू कि हम 10% से कंपाउंड करें बैंक में रखते हुए। अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो मार्केट ने हमें बेनिफिट दिया और जो बैंक में डिविडेंड आके हमने बेनिफिट लिया, इन दोनों का टोटल इम्पैक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट पे क्या आया। तो उसके लिए मैंने सिंपल एच को प्लस कर दिया एल में। एच बेसिकली क्या है? एच वो अमाउंट है जिसमें हम नंबर ऑफ शेयर, इसमें सिर्फ बोनस इशू वाले शेयर्स हैं जो बोनस इशू की वजह से इंक्रीज हुए, प्लस ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स को लिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस से, तो ये अमाउंट आ गई है। तो यहाँ हमने सिंपल क्या किया है, एज को में प्लस कर दिया एल। तो हमारे यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 23.22 मिलियन। 1 मिलियन को हमने 23.22 मिलियन कर लिया, और ये 22.23 टाइम्स है। इसमें 6.44 टाइम्स वो है जो हमने डिविडेंड को मार्केट में डालने की बजाय बैंक में रख के हमने इंक्रीज किया।
तो अगर हम इसको CAGR में देखें तो ये 30% CAGR हमने इस तरह अपनी अमाउंट 30% CAGR से अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया। बेसिकली इस सारी कैलकुलेशन का मकसद ये है कि अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करें और उसकी बजाय हम मार्केट में डालें तो हम डिविडेंड से ही एस्टोनिशिंग रिटर्न ले लेंगे। हमें अगर मार्केट प्राइस की फॉर्म में फॉर द टाइम बिंग रिटर्न अभी नहीं भी दे रही तो